गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमें किस चीज का अध्ययन करना है, हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर, कुछ टॉपिक कर लिए थे, कुछ अभी बाकी हैं, वो अपने धीरे धीरे सब ऑर्डर वाइज करते जाएंगे। और आज हम शुरू किया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स, रसायनों का हम अध्ययन करते हैं। रसायनों का अध्ययन का मतलब है किस प्रकार के रसायन हमारे लिए लाभदायक है, कौन से हानिकारक है, कैसे बनाते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन करना मींस स्टडी ऑफ केमिकल्स क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल्स का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जो केमिकल है, जो शब्द है वो कहां से लिए गए, मिस्र के जो लोग थे वहां वो यूज करते थे कीमिया। कीमिया यूज करते, किस लिए यूज करते थे, काले रंग के लिए, काला रंग। क्योंकि मिस्र के अंदर क्या था, वहां काली मिट्टी पाई जाती थी और काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमी कहते थे। क्या कहते थे, केमी कहते थे। मतलब कहने का भी जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहां से लिए गए, मिस्र के कीमिया शब्द से लिए गए। और कीमिया का अर्थ क्या है, काला रंग। काला रंग क्यों कहते थे, काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमी कहते थे, और उसी से क्या बन गया, कीमिया बन गया। इसलिए जो मिस्र के लोग थे वो पहले केमिकल के अध्ययन को क्या कहते थे, केमिकेटिंग कहते थे। क्या कहते थे, केमिकेटिंग कहते थे, केमिकेटिंग। केमिटेकिंग कहते थे, केमिटेकिंग। ठीक है, पहले कहते थे केमिटेकिंग, लेकिन आज क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, लोजियर, लोसियर, लेओसियर। लेओसियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। तो देखिए जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो दो चीजों से मिलकर बनी है, दृश्य और अदृश्य। देखिए जो नेचर है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, किनसे, दृश्य और अदृश्य। एक तो है विजिबल जिसे हम कहते हैं दृश्य, और एक होता है इनविजिबल जिसे हम नहीं देख सकते, अदृश्य। ठीक है, नेचर है जो दो चीजों से बनी है, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, अदृश्य जिसे हम नहीं देख सकते। दृश्य में कौन से आते हैं, जिसे हम देख सकते हैं वो कौन से आते हैं, पदार्थ। कौन आता है, पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। हिंदी में एक नाम और देते हैं द्रव्य, जिसे हम देख सकते हैं। पूरे विश्व में हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं वो क्या होती है, सारी दृश्य होती हैं। जैसे पत्थर, कंप्यूटर, लैपटॉप, या जो मेज है, टेबल है, पेड़ पौधे, सब चीजें किस में आती हैं, दृश्य में आती है। जो हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। और अदृश्य कौन सी होती है, एनर्जी। क्या हम वो देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, तो एनर्जी क्या है, अदृश्य होती है, इनविजिबल होता है। तो प्रकृति तो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, विजिबल और इनविजिबल। अब पदार्थ क्या था, पदार्थ दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है संजीव, एक होता है निर्जीव, यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। जो सांस ले सकते हैं वो तो होते हैं संजीव, और जो नहीं ले सकते वो कहते हैं निर्जीव। संजीव मतलब अपने ह्यूमन
जानवर और निर्जीव मतलब पेड़ पौधे, कांच, टेबल, जो भी निर्जीव होते हैं जो सांस नहीं ले सकती। तो हमें क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर? पदार्थ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पदार्थों के रासायनिक गुण, संगठन, विधियां, जिसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? तो चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर, पदार्थ। ठीक है, संसार की हर एक वो वस्तु या हर वो चीज जो स्थान घेरती है, क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। मतलब कि वह वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है। स्थान घेरती है मतलब कि उसका आयतन और जिसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वो हर वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा उसका भार होगा उतनी ज्यादा वो क्या होगा? जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना क्या होगा? वो भारी होगा। क्या होगा? अब एक का वेट 5 किलो है और एक का 10 किलो है। जैसे जैसे वेट इंक्रीज करता जाएगा उसका क्या होगा? भार बढ़ता जाएगा। और आयतन में क्या होगा? जगह ज्यादा घेरेगा ना वो, आयतन में क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? वह हर वस्तु जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पदार्थ की को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पदार्थ को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो केमिकली और एक फिजिकली, यानी कि एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। एक तो आएगा भौतिक और एक आएगा रासायनिक। अगर हम बात करें भौतिक तरीके से, तो भौतिक अवस्थाएं जो हमें बाहर से दिखाई दे जाए उनके पदार्थ 3 टाइप के होते हैं। हमने आज तक 3 ही टाइप पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसे कहते हैं सॉलिड और इसे कहते हैं लिक्विड, ये गैस। लेकिन पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। 8% 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हमने 3 पढ़ी होती है। लेकिन हम आगे 2 और अवस्थाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे? 4 नंबर है प्लाज्मा और 5 नंबर है बीईसी। ठीक है, बीईसी को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, हमें ये कितनी अवस्थाएं पढ़नी है? 5 अवस्थाओं का अध्ययन करना है। अभी हम इन अवस्थाओं के बारे में क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे। फिर आता है रासायनिक आधार पर कितने प्रकार के मैटर हो सकते हैं? 3 प्रकार के मैटर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा तत्व और 2 नंबर होगा यौगिक और 3 नंबर क्या होगा? मिश्रण। 3 नंबर क्या होगा? मिश्रण होगा। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और मिश्रण को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं एलिमेंट, यहां पर वो कंपाउंड और मिश्रण की जगह आएगा मिक्सचर। तो सबसे पहले देखिए, पहले इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तत्व क्या होता है? हर जो भी पदार्थ उसका सबसे छोटा अंश जिसको हम काटते जाएं लास्ट में जो अंश बचता है जिसे हम परमाणु कहते हैं, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यानी कि सबसे छोटा अंश वो होता है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी कि शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला जो भी होता है परमाणु से हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे जो लोहा है और जो क्रोमियम है, कॉपर है, मेटल, जितनी भी धातु वगैरह सब कुछ, ये 3 टाइप के होते हैं। मेनली हम कितने टाइप पढ़ते हैं? 2 ही टाइप के पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं हम? एक तो धातु, एक अधातु। हम 2 ही पढ़ते हैं, धात्विक और अधात्विक। लेकिन
कुछ आवर्त सारणी में क्या होता है, उप धातु भी पाई जाती है, तो उप धातु यौगिक भी हो सकते हैं। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, अलग नए चैप्टर आवर्त सारणी के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता दिया तत्व क्या होता है। सबसे छोटी अवस्था क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है। अब यौगिक देखिए, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक जो कि समान अनुपात में क्रिया करके तत्व होते हैं, वो दो या दो से अधिक तत्व समान अनुपात में क्रिया करके कोई न्याय बनाए कोई पदार्थों से हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फर्क कितना ही होता है, तत्व जो भी हम ऐड करें उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, H2O जल, इसमें हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना ऐड किया है, 1 किया है, तो इसका अनुपात निश्चित है। तो ये एक क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। अगर हम अमोनिया की बात करें, NH3 अमोनिया, तो नाइट्रोजन इसमें 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो इनका एक अनुपात निश्चित है। तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक कहते हैं इनऑर्गेनिक। देखिए कार्बनिक नाम से पता चल रहा है जिसमें कार्बन होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें ओनली फॉर कार्बन से बने यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बन से बने यौगिक होते हैं। उनका जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और अगर हम कार्बन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक कहलाता है। तो देखिए आपने देखा होगा केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है, ऑर्गेनिक का यानी कि कार्बनिक का अध्ययन करना, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक का अध्ययन करना। तो ये क्या हम आगे जैसे जैसे हमारा चलेंगे उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आता है 3 नंबर मिश्रण। मैंने आप ध्यान देना, मैंने आपको भी बताया यौगिक के अंदर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। जैसे 3:1 में ऐड करेगा या 1:2 में ऐड करेगा, ये होता है निश्चित। वो तो क्या होता है यौगिक। अगर यही अनुपात असमान हो जाए, यही अनुपात क्या हो जाए, अगर असमान हो जाए, यानी कि अनुपात का पता ही नहीं कितना ही हो सकता है, किसी में तो 3:4 है, किसी में 4:3 है, यानी कि कुछ भी हो जाए वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिकों का मिश्रण। एक ये यौगिक, एक दूसरा यौगिक, उन सभी का मिश्रण, अलग अलग मिश्रण हो गया ना। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो H2 है, एक अमोनिया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो सभी का अनुपात अलग अलग हो गया। इसके अंदर 2:1 है, यहाँ पर 1:3 है, यहाँ पर 1:2, तीनों का अलग अलग अनुपात है, यानी कि अनुपात समान नहीं रहा, यानी कि अनुपात क्या है, असमान है। तो असमान अनुपात को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। आप देखते होंगे वायुमंडल में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अब गैसें कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम, नियोन, इनकी सारे गैस से अलग अलग अनुपात में तो मिश्रण बना लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है समांगी, होमोजेनस, और विषमांगी होता है हेटेरोजेनस। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी में क्या होता है, सम मतलब समान, वह मिश्रण जिसकी सारों के साथ जितने जो मिलाए गए हैं यौगिक या तत्व तो मिलाए गए हैं उनका क्या होगा, अवस्थाएं समान होंगी, समान अवस्थाएं, समान अवस्थाएं, यानी कि जो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है वो सारी क्या है, गैसें है ना। हाइड्रोजन है वही गैस है, नाइट्रोजन है वही गैस है, और जो हीलियम है वही गैस है, ऑक्सीजन है वही गैस, सारे के सारे गैस अवस्था में है। तो समान अवस्था में तो वो तो कहते हैं समांगी। और जो असमान हो, जिसके अंदर कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है,
तो ये तीनों मैंने अब पता लग गया होगा, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक के अंदर आएगा कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रण के अंदर आएगा समांगी और विषमांगी। ये तो हो गया रासायनिक विवरण, जिनके क्या हम आगे क्रम वाइज पढ़ेंगे, इनको अध्ययन करेंगे। और इधर था भौतिक, भौतिक अवस्था, तो हमें अब क्या करना है, भौतिक अवस्था में अध्ययन करना है। पहले हम ठोस पढ़ेंगे, फिर द्रव पढ़ेंगे, फिर गैस पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा, फिर क्या पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन अवस्था पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। ठोस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जितनी जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपस के अंदर एक परस्पर बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। केमिकल जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा क्या होता है, बंधे रहते हैं, बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उसके अंदर एक बल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अणु आपस में बंधे रहते हैं। एक तो ये इनकी विशेषता से बंधे रहते हैं। फिर क्या होता है, इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, अवकाश पाए जाते हैं। बस इन दो के आधार पर हम क्या करेंगे, ठोस, द्रव और गैस तीनों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। एक तो परबल आकर्षण बल और एक जो बंध, जो विचरित अवकाश है, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ठोस के बारे में। ठोस के अंदर क्या होता है, अब होता है ठोस के अंदर क्या होता है, परबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, सारे जो परमाणु होते हैं वो पास पास बंधे होते हैं, सटे होते हैं पूरे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इनके बीच में कोई अवकाश नहीं होता और पूरे प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इनका क्या होता है, आकार निश्चित होता है, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित। आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। जो घनत्व होगा वो क्या होगा, सघन होगा, यानी ज्यादा होगा घनत्व, क्योंकि ये पास पास बंधे ना, दूर दूर नहीं होंगे। जो संपीड़ितता है वो क्या होगी, नगण्य होगी, शून्य मान सकते हैं अपने, नगण्य, शून्य। ठीक, जैसे अब पत्थर है, पत्थर को क्या हम इधर उधर से उच्च कम बल से अपने उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो संपीड़ितता क्या होगी, नगण्य होगी, घनत्व से सघन होता है, आयतन निश्चित, आकार निश्चित होता है। इसकी जो आकृति है ना वही आकृति रहेगी। ठीक है, अब देखिए इनमें विसरण का गुण बिल्कुल भी नहीं होता। क्या नहीं होता, विसरण का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे हैं, तो उनको तोड़ने में क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये टूटेंगे नहीं तो विसरण नहीं होगा, इनके फैलाव नहीं, फैल नहीं सकते, इनके अंदर बहने का कोई गुण नहीं पाया जाता। तो विसरण क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी विसरण का गुण नहीं पाया जाता। एक बात नोट करने वाली है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, उच्च ताप में दाब लगाकर, उच्च ताप व दाब लगाकर हम किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी अवस्था में बदल सकते हैं। चाहे वो द्रव है, चाहे गैस है, चाहे प्लाज्मा है, कोई भी अवस्था है हम उसमें चेंज कर सकते हैं उच्च ताप और दाब लगाकर। लेकिन अपवाद हैं, अपवाद कौन कौन से हैं, याद रखना, एक तो लकड़ी और एक पत्थर। हम इन दोनों चीजों को, यानी कि इन दोनों पदार्थ को उच्च ताप एवं दाब से नहीं बदल सकते। ये अपनी अवस्था में रहती है, जैसे रहती है वैसी ही रहेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, ये हो गया ठोस। अब हम किसकी बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे। ये आपने ध्यान में आ गया, अब क्या द्रव की बात करेंगे। यहाँ आ गया द्रव। अब द्रव में क्या होता है, अणु होते हैं जो परमाणु में थोड़े थोड़े दूर अवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर अवस्थित होते हैं। मतलब कि उनके बीच में कैसा आकर्षण बल पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आकर्षण बल तो है नहीं,
इन्हें हम जिस भी पात्र में डाल लेंगे उसी पात्र का ये क्या करेगा, आकार धारण कर लेगा। अगर हम इसे गिलास में डाल लेंगे तो क्या होगा, वो गिलास का आकार धारण कर लेगा। उसे हम अगर एक कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का आकार ग्रहण कर लेगा। यानी कि जो द्रव होते हैं उनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मान लो 500 ml अपने दूध लिए है, चाहे उसको कटोरी में डालो चाहे उसको गिलास में डालो, वो 500 ml ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। तो आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, क्योंकि जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार वैसा ही हो जाएगा। घनत्व क्या होता है, सघन नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। इससे क्या होता है, घनत्व थोड़ा सा क्या होता है, ठोसों से कम और गैस से ज्यादा होता है। संपीड़ितता क्या होती है, दुर्बल होती है, यानी कि थोड़ी बहुत पाई जा सकती है, थोड़ी बहुत संपीड़ितता होती है। और विसरण का गुण होता है इसके अंदर, विसरण का गुण क्या होता है, पर्जेंट होता है, यानी कि ये फैल सकता है। इनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, जैसे ये पानी का गिलास जैसे गिर जाता है तो क्या होता है, पानी बह जाता है, तो इसमें क्या होता है, विसरण का गुण क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी द्रव अवस्था। अब हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था क्या होती है, ठीक है। अब गैसीय अवस्था में आपको जैसे कि नाम से पता चला, गैस अवस्था में क्या होता है, परमाणुओं के बीच में दुर्बल से दुर्बल आकर्षण बल होता है, बिल्कुल नगण्य आकर्षण बल। कितना होता है, नगण्य आकर्षण बल होता है, बिल्कुल दूर दूर परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, तो नगण्य आकर्षण बल होता है, बिल्कुल भी आकर्षण बल 0 पाया जाता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। घनत्व बहुत ही कम होता है, घनत्व क्या होता है, नगण्य पाया जाता है। और संपीड़ितता होती है, गुण पाया जाता है। क्या होता है, संपीड़ितता का गुण मौजूद होता है इसके अंदर, और विसरण का गुण भी होता है इसके अंदर। तो देखिए दोबारा फिर देख लीजिए, आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य है, 0, आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, घनत्व भी क्या है, नगण्य, घनत्व कुछ हो गई, संपीड़ितता का गुण ज्यादा, विसरण का गुण पहले जो बहती रहती है, इसको हम क्या कुछ संपीड़ित कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं इसको। गैस जो संपीड़ित की है, गैस कितनी होगी, 2 प्रकार की होगी, जो हम जनरली पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं, जिसे हम संपीड़ित करते हैं, सीएनजी, एलपीजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी कौन सी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये दोनों क्या होते हैं, गैस के बारे में आ गया। ठीक है, अब हमने तीनों अवस्थाएं पढ़ ली। अगर ये हम ना भी पढ़ते तो सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये हम शुरू से पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो चौथी अवस्था है वो नहीं आई, और 5वीं अवस्था है वो हम पढ़ते हैं। तो चौथी अवस्था हमारी क्या, प्लाज्मा है। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा रक्त वाला प्लाज्मा नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं रक्त के अंदर जो प्लाज्मा, तो वो नहीं है। प्लाज्मा क्या, एक अवस्था है। अब देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, अगर गैस को, जो हमारे पास गैस है, अगर इसको उच्च ताप दे दिया जाए, बहुत ज्यादा ताप, कितना, करोड़ों के अंदर, करोड़ों केल्विन ताप दिया जाए। इतना ताप कहां होता है, तारों में होता है, सूर्य के अंदर होता है, यानी कि उच्च ताप, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा। ठीक, यानी कि करोड़ों केल्विन तापमान चाहिए। ये कहां मिलता है, स्टार यानी कि तारों पर मिलता है, सन यानी कि सूर्य में मिलता है। इसलिए आपसे पूछ लिया जाए प्लाज्मा अवस्था कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, स्टार यानी कि सन, तारों पर पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए उच्च ताप पर अगर हम गैस को आयनीकृत करें, क्या करें, आयनीकृत करें, यानी कि आयनों में बदल दें उसको, तो जो आयनीकृत गैस होगी, जो क्या होगी, आयनीकृत गैस होगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और आयनीकृत गैस होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक तो होती है पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। यानी कि एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ठीक है, क्योंकि आयन बनेंगे, आयन 2 ही प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और धनायन, या उदासीन होता है, उदासीन तो कोई आयन है ही नहीं। तो क्या होता है, उच्च ताप पर गैस को अगर आयनीकृत किया जाए, तो जो हमें आयनीकृत गैस मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये होगी चौथी अवस्था प्लाज्मा। और 5वीं क्या है, बीईसी। बी का मतलब है बोस, और ई का मतलब है आइंस्टीन,
और सी का मतलब है कंडेंसेट, कंडेंसेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना सा पढ़ना है। बोस का मतलब क्या है? भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। बोस कहां से लिया गया? भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोसोन कण की खोज की थी। किसकी की थी? बोसोन कण की खोज की थी। किसकी खोज की? बोसोन कण की खोज किसने की थी? भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। और वैज्ञानिक आइंस्टीन को तो आप सभी जानते हैं। इन्होंने मिलकर क्या बन किया? इस बोसोन कण के द्वारा ही एक ऐसी अवस्था तैयार की जिसे हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने क्या पढ़ लिया? पदार्थ का रासायनिक और भौतिक तरीके से आपने वर्गीकरण पढ़ लिया। जनरल आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सामान्य परिचय हो गया। अब हम क्या करेंगे? पहले ना अवस्थाओं का चेंजिंग पढ़ेंगे। क्या एक दूसरे में अवस्था बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। हमें क्या करना है? अवस्था देखनी है कि कैसे बदलती है। तो एक नोट करने वाला पॉइंट है, आपको यहीं करवा देता हूं नोट। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। अगर यह ठोस में बदलेगा तो कैसा होगा? बर्फ। अगर यह द्रव में बदलेगा तो द्रव में खुद रहता ही है, जल। और अगर गैस की बात करें तो क्या कहलाता है? भाप। क्या कहलाता है? भाप। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब जल, और गैस मतलब भाप। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है, भी अवस्थाएं पढ़ ली। अब उनका पढ़ना है चेंज करना, जैसे गलना, कवतना, उबलना, उद्रवपातन, वो पढ़ना है। तो वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है। अब देखिए, ठोस का द्रव में बदलना, फिर द्रव का गैस में बदलना, और गैस का प्लाज्मा अवस्था में बदलना, तो वो क्या क्या कहलाता है, क्या कुछ होता है, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, ये क्या है? ठोस, ये है द्रव, और ये क्या है? गैस, और ये क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, हम इसे एक ऐसे डायग्राम यानी कि चार्ट के रूप में समझेंगे। देखिए, ठोस का द्रव में बदलना, यानी कि ठोस को पिघलाना है, गलाना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक, जिसे मेल्ट करना। और जिस बिंदु को मेल्ट करते हैं उससे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर द्रव को ठोस में बदलना है, यानी कि जमाना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जमाव बिंदु कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, पानी जो बर्फ होती है, बर्फ को पानी में बदलना गलनांक, और पानी को बर्फ में बदलना जमाव, हिमांक हो गया। अब देखिए, जो पानी है उसको गैस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? उसको गर्म ही करेंगे, यानी कि वाष्पीकरण करवाएंगे। तो क्या होगा? वाष्पन। क्या होगा? वाष्पन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा दिया? वाष्पीकरण करा दिया, वाष्पन करवा दिया। अब देखो, हम जैसे ही किसी बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो उस प्लेट के नीचे कुछ बूंदे जमा हो जाती है, तो संघनन के कारण होती है। तो देखिए, गैस को अगर हम द्रव में बदलेंगे तो वो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। कभी आपको घर के अंदर प्रयोग करके देखना, हम पानी गर्म करते हैं तो प्लेट के नीचे कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाती है। वो क्यों होती है? जैसी गैस बनती है, गैस इकट्ठी होती है, और वो क्या बना लेती है? संघनन के कारण क्या बना लेती है? द्रव की बूंदे में परिवर्तित हो जाती है। तो संघनन और वाष्पन हो गया। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? उद्रवपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्रवपातन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? उद्रवपातन, जिससे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और जो गैस से सीधा ठोस में बदलेगा वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, देखिए, हम द्रव से गैस बनाएंगे, मतलब कि उबालेंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं? कवथन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कवथन। क्या कहेंगे? कवथन कहेंगे, वाष्पन नहीं, कवथन। उबालना यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखिए, गैस को प्लाज्मा में बदलना है, तो मैंने क्या किया था? उसको आयोनाइजेशन करना है। क्या करना है? आयोनाइजेशन, यानी कि आयनीकृत करना है। और अगर हमें प्लाज्मा से वापस गैस बनाना है तो क्या करना है? डी आयोनाइजेशन करना है। क्या करना है? डी आयोनाइजेशन करना है, यानी कि पुनर्आयनीकृत करना है, रीआयनीकृत करना है। तो देखिए,
गैस को प्लाज्मा में बदलना है तो आयनीकरण, और प्लाज्मा को गैस में बदलना तो रीआयनीकरण यानी कि डी आयोनाइजेशन। ठोस को गैस में बदलना तो ऊर्ध्वपातन, गैस को ठोस में बदलना निक्षेपण, ठोस को द्रव में बदलना तो गलनांक, और द्रव को वापस ठोस में बदलना जमाव हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए द्रव को गैस में बदलना तो बॉइलिंग पॉइंट, कवथन उबालना, और गैस को द्रव में बदलना तो क्या कहते हैं संघनन, का संघनन कराना होता है। ठीक है, अब देखिए सब नॉर्मल चीजें सब आपको याद हो जाएगा। आपसे प्रश्न कहां पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्लिमेशन पूछा जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कौन कौन से पदार्थ दर्शाते हैं, ऊर्ध्वपातन किन किन पदार्थों में पाया जाता है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो वो आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं, वो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आपको हमेशा याद रहता है कपूर, फिर 2 नंबर है नेफ्थेलीन, और 3 नंबर है आयोडीन, 4 नंबर है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, और 5 नंबर है शुष्क बर्फ जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आइस। कौन होता है, ठोस CO2, ठोस CO2, इसे हम क्या कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो देखिए कपूर, नेफ्थेलिन, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल और शुष्क बर्फ, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पर प्रश्न पूछा जाता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, गलन किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। तो ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अब देखिए शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ठोस से सीधे गैस में बदलेंगे। अब बर्फ है, बर्फ सीधे गैस में बदल जाएगी तो क्या होगी, शुष्क बर्फ होगी। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है, तत्व किससे बना है, परमाणु से। तो हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये फर्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और आप इसे पढ़ना, लाइक शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना भी आपको कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।